जेई 2024 के पेपर के अंदर कौन से दो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा छोड़े गए थे। 63% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड क्वेश्चन वन। मैं कोशिश करूंगा एन और एच के बीच में रिलेशन निकालने की। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फिर एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, हाय स्टूडेंट्स, सो जेई 2024 के पेपर के अंदर कौन से दो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा छोड़े गए थे, पहले तो वो देखते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो कौन से दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा छोड़े गए थे, ये बात हमें कैसे पता लगेगी। तो बच्चों शायद आपको पता नहीं होगा, बट जेई कमिटी एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसके अंदर वो सारा का सारा डेटा रिलीज करती है। मैं आपको दिखाता हूं वो रिपोर्ट किस तरह की दिखाई देती है। तो इस तरह की रिपोर्ट दिखाई देती है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कमिटी रिपोर्ट। ये जेई एडवांस का एग्जाम कंक्लूड होने के बाद निकलती है। इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। इतनी सारी होती है कि 1000 पेज 1200 पेज की रिपोर्ट है ये, ठीक है। इसी में एक सेक्शन ये भी आता है जो कि मैंने देखा था। हम चलते हैं पेज नंबर 24 पे, ज्यादा आगे चले गए, वापस आते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं पेज नंबर 24 पे, इस पे था। हाँ बच्चों, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पेपर वाइज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 की स्टैटिस्टिक्स बता रहा है ये। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं एग्जैक्टली कौन सी स्टैटिस्टिक्स बता रहा है ये, तो ये बता रहा है कि जैसे पेपर 1 में मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन 1 के अंदर नॉट अटेम्प्टेड कितने बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया था और ऐसे बच्चों का परसेंटेज क्या था, मतलब कि 63% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड क्वेश्चन 1, ठीक है। फुल्ली करेक्ट रिस्पांस इतने बच्चों का था एंड दे कंस्टिट्यूट 22%, अप्रोक्सीमेटली 22% एंड सो ऑन। सो ये डेटा हमारे पास है। तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं फिजिक्स के डेटा के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा फिजिक्स का डेटा और मैं देखता हूं कि अनअटेम्प्टेड परसेंटेज सबसे ज्यादा मुझे किस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा नंबर है ये, ठीक है। ये जो नंबर दिख रहा है 82 का, ये मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये 82%, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 ये हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ये तो केमिस्ट्री है, सेम डेटा हमारे पास पेपर 2 का अवेलेबल है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स है। तो पेपर 2 के अंदर भी जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो मुझे 72.27 दिख रही है। और इंटरेस्टिंगली ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की ही दिख रही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की है। तो हम पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या था वो देखते हैं, पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या था वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को, इन दोनों ही क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा परसेंटेज स्टूडेंट ने छोड़ा था, ठीक है। तो ऐसा क्या था क्वेश्चंस के अंदर, देखते हैं चलो, ठीक है। अपन अटेम्प्ट भी करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। सो बच्चों, ये था पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्या, मतलब कि यहाँ पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस है जो कि एक ऐसे मटेरियल से बनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, ठीक है, 1.6 है, ठीक है, शोन इन द फिगर। और इसके ऊपर पानी भर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो नीचे वाली सरफेस है बीकर की, ये मिरर की तरह एक्ट करेगी, यानी कि ये जो प्लेन सरफेस है ये एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। और इस लिक्विड का, ठीक है, पानी नहीं है, कोई लिक्विड है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बताया गया है, ठीक है। और हमसे ये पूछा है कि भाई हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाए, ठीक है। तो n कितना होने पर मतलब n वर्सेस h, ये रिलेशन हमें निकालना है, ठीक है। मतलब कि अगर इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे तो h भी चेंज होगा, ठीक है। तो n की अलग अलग वैल्यू पे h की अलग अलग वैल्यू के ऑप्शंस गिवन है, हमको फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बच्चों मैं कोशिश करूंगा n और h के बीच में रिलेशन निकालने की, ठीक है। क्योंकि अगर वो रिलेशन हमारा बन गया तो उसके बाद काम बस इतना सा रह जाएगा कि हमें चारों ऑप्शंस में जो वैल्यूज दे रखी हैं वो सब्स्टिट्यूट कर करके चेक करना होगा कि कौन सा पेयर हमारे बनाए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो करते हैं बच्चों, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.6, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें गिवन था। इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 9 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ये बात गिवन है, ये रही, ठीक है। तो इसका पहले मैं फोकल लेंथ पता कर लेता हूं लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। तो मैं इसको लिख दूंगा 1/f1 इज इक्वल्स टू 1.6 माइनस 1, ठीक है। रेज ऊपर से आ रही है तो R1 ये बनेगी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी +9 और R2 हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि दूसरी सरफेस प्लेन है, तो ये टर्म बन जाएगी 0, ठीक है। तो 1/f1 की जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी 0.6 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये 1/f1 हो गया, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो लिक्विड की लेयर है वो किस तरह से बिहेव करेगी वो देख लेते हैं। तो लिक्विड की जो लेयर है वो ऐसी है, ठीक है। तो वो एक प्लेनो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगी जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर के बराबर होगा। रेज ऊपर से आएंगी, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट सरफेस कहेंगे। तो इसका जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से इसकी फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो ये बनेगी n हमें पता नहीं है, तो n-1 एंड देन वी विल हैव 1 अगेन ये प्लेन सरफेस इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मैं मतलब ये 1/r जो टर्म थी उसको 0 लिख देता हूं, -1/, अब
इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ है तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई n-1/9 बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक -1 और लिख देता हूँ मैं। तो ये हमने 1/f1 पता कर लिया, ये हमने 1/f2 पता कर लिया, और नीचे यहाँ पे प्लेन मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। ये वाली सरफेस प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है, तो जो भी रेज आएंगी वो टकरा के वापस जाने लगेंगी। तो ये प्लेन मिरर एक 0 पावर के मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन हो गया। लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन में हम F इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, तो जो इक्विवेलेंट सिस्टम होता है वो मिरर बनता है, और हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लिखते हैं 1/फोकल लेंथ ऑफ द मिरर -2 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस -2 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि मिरर प्लेन है तो उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ 1/f1 + 1/f2, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2, ठीक है। और 1/f1 कितना था, 1/f1 था 0.6/9, ठीक है। और ये था -n-1/9, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं पीछे चल के, वैसे यही था -n-1/9, ठीक है। तो ये कितना हो गया अल्टीमेटली, ये हो जाएगा -2/9, ठीक है। हम 9 को कॉमन बाहर निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा 0.6 1.6 n, ठीक है। तो ये वैल्यू मतलब हमें एक्सपेक्टेशन ये है, हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो वापस ऑब्जेक्ट पे जाके बने, ठीक है। इमेज वापस ऑब्जेक्ट पे जाके बने, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फिर एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये इस कॉनकेव मिरर का जो इक्विवेलेंट रेडियस है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमें F इक्विवेलेंट मिलेगी वो अपने आप में नेगेटिव होगी, तो इसके मॉड का डबल करने से H आ जाना चाहिए, समझ आ रहा है। ये F इक्विवेलेंट नेगेटिव आएगी, उसके मॉड को डबल कर देंगे तो R इक्विवेलेंट बन जाएगा जो H बनेगा। तो फिर बच्चों ये इसमें से माइनस साइन को मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कि देखा जाए तो F इक्विवेलेंट का जो मॉड हुआ ये हुआ 9/2, ठीक है, 1.6 -n ये हुआ, ठीक है। अब इसका अगर मैं डबल कर दूं, मतलब R इक्विवेलेंट के लिए इसका डबल कर देंगे तो 9/1.6 - n बचा, और यही वैल्यू H है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया रेडी। अब बस इसके अंदर ऑप्शंस को डालते जाना है और चेक करते जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं पुरानी स्लाइड पे। हमारा फॉर्मूला हमें याद है क्या, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। H की वैल्यू हमने निकाली थी 9/1.6 - n, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं 9 ठीक है। बस अब डालते हैं तो ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई तुम n को 1.42 डाल दो, ठीक है। तो ए ऑप्शन के अनुसार H कितना आ गया, यह आ जाएगा 9 / 1.6 - 1.42 0.18 हो गया। तो 0.18 होने का मतलब ये हो जाएगा 100 900/80, तो ये 50 आ गया, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करता हूँ, ठीक है, बी ऑप्शन को चेक करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H = 9/1.6 - 1.35 दैट्स 0.25, तो 0.25, तो ये 36 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फिर मैं अगर n को 1.45 डालता हूँ, ठीक है, सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो 1.45 डालने का मतलब हुआ 1.6 - 1.45 इज 0.15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900/15, तो ये तो 60 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 65 दे रखा है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इसी तरीके से डी ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो 1.48 अभी तक हमने चेक नहीं करा है, तो डी ऑप्शन चेक करने जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो H की वैल्यू आ जाएगी 9/1.6 - 1.48 इज 0.12, तो ये हो जाएगा 900/12, तो ये होगा 6 टाइम्स ऑफ 2 और 6 टाइम्स ऑफ 15, तो 75 आ गया ये, ठीक है। जबकि यहाँ पे 85 दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी होगा, और ए और बी ही करेक्ट आंसर गिवन था। तो क्या क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, पता नहीं बच्चों, क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा तो नहीं कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन शायद इंटिमिडेटिंग जरूर था, है, देख के बच्चे डर गए इस क्वेश्चन को। चलो ये था पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसको 82% स्टूडेंट्स ने छोड़ा था, ठीक है। अब चलते हैं पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 7। वो पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 था, ये पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी अगेन हमको अलग अलग ऑप्शंस चेक करने हैं, तो बेटर है कि हम एक फॉर्मूला प्रिपेयर कर ले अपने लिए। तो यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है m मास का, q चार्ज का, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में घुस के वापस आके इस डिटेक्टर प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है। तो ये ऐसे ही आया होगा कुछ, ठीक है, मतलब ये ऐसे सेमी सर्कल बना के बाहर निकल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है x, ठीक है, दिस x हैज टू बी द डायमीटर, दैट मींस इट हैज टू बी 2 टाइम्स द रेडियस। और मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल सर्कल पे घूमता है तो उसका रेडियस होता है mv/qb, ठीक है। ये उसका रेडियस होता है, mv होता है मोमेंटम, मोमेंटम को लिख सकते हैं √2mk काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देते हैं। तो ये जो x आएगी इसको हम लिख सकते हैं √2m × q × ΔV, ठीक है, डिवाइडेड बाय q/b। अब इस q को रूट के अंदर ले जाओ,
तो क्यू रूट के अंदर चला गया तो ये हो जाएगा 2m डेल्टा वी बाय क्यू, ठीक है। तो ये x का फॉर्मूला बन गया और x जो है वो 2r के बराबर है। इसमें वैल्यूज भी डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने निकाला है x इज इक्वल्स टू 2 बाय बी रूट ऑफ 2 इंटू मास। अब मास जो होगा वो मास नंबर इंटू AMU, ये जो मास है जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास दोनों का मास इतना गिवन है, तो ये मैंने मास को सब्स्टिट्यूट कर दिया। चार्ज होगा वट एवर इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, लाइक प्लस ई माइनस ई, तो एक ई कितना है, मतलब कि ई का मल्टीपल आएगा, ठीक है, ई का मल्टीपल आएगा और उसके साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻90 लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे केवल ई का कितना मल्टीपल है, मतलब अगर चार्ज 5 टाइम्स ऑफ ई है, जैसे अगर मान लो डबली आयनाइज्ड है, डबली आयनाइज्ड कोई आयन है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सिंगली आयनाइज्ड तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन में बता रखा है कि सिंगली आयनाइज्ड ही है, ठीक है, तो वैसे तो क्यू को 1 ही होना है। एनीवेज हमने 2m बाय क्यू ये कर दिया, ठीक है, और अब रह गया डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा वी 192 है, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, डेल्टा वी जो है वो 192 है, बी है 0.1 है, तो बी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 रूट ऑफ, ठीक है, 2 इंटू मास नंबर इंटू 5 बाय 3 इंटू 192, ठीक है, और ये 10 की पावर -27, 10 की पावर -19, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8, ठीक है। तो ये दोनों हमने एडजस्ट कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या क्या था, 1.6 था और Q था, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अब पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन के अनुसार चेक करो, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस 3 को अगर मैं इससे कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 64, फिर 1.6 को इससे कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। और उसके अलावा 2 इंटू 5 इज 10 और एक 10 यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो पावर ये 8 की जगह हो गई 6, ठीक है, और इस 4 को रूट के बाहर निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 40 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो हमने इस 10 की पावर इसको भी रूट के बाहर निकाल दिया, ठीक है, रूट ऑफ a बाय q, बस ये फॉर्मूला बचा। तो ये 10 रेज टू पावर -3 ये मिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 40 रूट a बाय q मिलीमीटर, ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। इसके अंदर वैल्यूज डालते जाएंगे और आंसर आते जाएंगे। दोनों क्वेश्चन का नेचर देखो बच्चों, दोनों क्वेश्चन का नेचर ऐसा था कि आप एक फॉर्मूला रेडी कर लो और उसके बाद आप ऑप्शन चेक कर लो। तो हमने रेडी किया है 40 रूट a बाय q मिलीमीटर। पीछे चलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने जो रेडी किया यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला था 40 रूट a बाय q मिलीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी x की, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ x फॉर H प्लस आयन, तो H प्लस का मतलब a हो गया 1 और q भी हो गया 1, 40 मिलीमीटर इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सही है ये ऑप्शन, 40 मिलीमीटर इज डेफिनेटली 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। द वैल्यू ऑफ x फॉर एन आयन विद am इज इक्वल्स टू 144। तो अगर मैं a की जगह 144 डालूं, q की जगह 1, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है सिंगली आयनाइज्ड है, ठीक है। तो 144 का रूट होता है 12, 12 इंटू 40 तो 48, 480 मिलीमीटर का मतलब 48 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है फॉर डिटेक्टिंग द आयंस विद मास नंबर बिटवीन 1 एंड 196 द मिनिमम हाइट ऑफ। अब देखो इस हाइट से क्या लेना देना, ये जो हाइट है इससे क्या लेना देना, पॉइंट ये है कि डिटेक्ट आयन जैसे बाहर आएगा उसके सामने ये प्लेट होनी चाहिए, उसके सामने डिटेक्टर होना चाहिए। तो अगर डिटेक्टर का हाइट छोटा भी है तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि हाइट का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो ओपनिंग है उस ओपनिंग के सामने डिटेक्टर होना चाहिए। द मिनिमम विड्थ, अब देखो मिनिमम विड्थ में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो W है दिस शुड बी ग्रेटर देन रेडियस, ठीक है, मे बी इक्वल टू, तो यानी कि ये पार्टिकल ऐसे सर्कल बना के यू, तो W जो है वो रेडियस से तो ज्यादा होनी चाहिए, और x जो था ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस था, ठीक है। x देखो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो अगर am को हम 196 यूज कर रहे हैं, am अगर 196 है, q 1 है, 196 का रूट होता है 14, 14 इंटू 40, 14 इंटू 40 560, 560 मिलीमीटर इज 56 mm, ठीक है। तो 56 mm जो है वो x होगा, तो रेडियस जो है वो 28 mm हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, सॉरी 56 सेंटीमीटर था, ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 20, तो W की वैल्यू 28 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए अगर हम इस पार्टिकल को यूज करना चाहते हैं। द मिनिमम वेट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिटेक्टिंग आयंस विद AM इक्वल टू 196, वो 56 सेंटीमीटर नहीं होगी, वो इसका आधा यानी कि 28 होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका आंसर जो है वो भी ऑप्शन A और B ही होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने 2024 के फिजिक्स सब्जेक्ट के पेपर 1 के मोस्ट लेफ्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया और पेपर 2 के मोस्ट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपने देखे, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन अनडूएबल थे। आपको रेगुलरली बैच में जो थ्योरी पढ़ाई जाती है उसके बेसिस पे बड़ी इजीली डूएबल क्वेश्चंस थे ये। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े से इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं, बड़े बड़े फिगर थे दोनों ही। इनफैक्ट ये भी एक रीजन हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन के अंदर फिगर बड़े थे, तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं बड़े फिगर्स को देख के, वो ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट ही होगा और छोड़ देते हैं। मे बी दैट इज द रीजन। आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द क्वेश्चंस एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। टेक केयर स्टूडेंट्स।